नमस्कार, मैं डॉक्टर ए तारानंद, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज हम शिक्षा के अभिकरण के बारे में जानने की और समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के अभिकरण समाज द्वारा शिक्षा के कार्य को करने हेतु अनेक ऐसे संस्थाओं का निर्माण एवं विकास का कार्य किया गया है, जो शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। जिसके अंतर्गत विद्यालय, परिवार, समूह, समाज के अंदर व्याप्त वे सारी व्यवस्थाएं जो मानव को शिक्षा से लाभान्वित करती है, वह शिक्षा का अभिकरण कहलाती है। शिक्षा के यह सभी अभिकरण मानव के जीवन को पूर्ण रूप से सर्वाधिक विकसित करने में सहायक सिद्ध होती है। शिक्षा के अभिकरणों का अर्थ अभिकरण या साधन अंग्रेजी शब्द एजेंसी का हिंदी रूपांतरण है। एजेंसी का अर्थ है एजेंट का कार्य। एजेंट से हमारा अभिप्राय उस व्यक्ति या वस्तु से होता है जो कोई कार्य करता है या प्रभाव डालता है। अतः शिक्षा के अभिकरण के वे तत्व, कारण, स्थान या संस्थाएं हैं जो बालक पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। शिक्षा मनुष्य के विकास से संबंधित होती है, अर्थात वह उसके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक तत्परता, नैतिक श्रेष्ठता तथा सामाजिक व्यवस्थापन से संबंधित है। शिक्षा के इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समाज ने विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का विकास किया है। विद्यालय, समुदाय, परिवार, मंदिर या धार्मिक स्थल, चर्च, राज्य, पुस्तकालय, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, प्रदर्शनियां, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, दूरदर्शन आदि, इन सभी संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण कहा जाता है। शिक्षा के अभिकरणों के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बी डी भाटिया ने लिखा है कि समाज ने शिक्षा के कार्यों को करने के लिए अनेक विशेष संस्थाओं का विकास किया है। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण कहा जाता है। आगे हम शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण को समझेंगे। तो शिक्षा विचारकों ने इन संस्थाओं, कारकों या तत्वों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न प्रकार से किया है। मुख्य वर्गीकरण को हम जानने का प्रयास करेंगे। सक्रिय और निष्क्रिय अभिकरण। शिक्षा के सक्रिय अभिकरणों में घर या परिवार, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, समाज, राज्य, क्लब, समाज कल्याण केंद्र आदि होते हैं। इन्हें शिक्षा देने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले में प्रत्यक्ष क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। दोनों एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों के आचरण में रूपांतरण होता रहता है। इस क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप शिक्षा की प्रक्रिया अग्रसर होती है। शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरणों में वे साधन आते हैं जिनका प्रभाव एक तरफा होता है। इस क्रिया में एक पक्ष सक्रिय होता है और दूसरा निष्क्रिय होता है। यह अभिकरण इस अर्थ में सक्रिय है क्योंकि वे दूसरे को प्रभावित करते हैं, पर स्वयं दूसरों से प्रभावित नहीं होते। इनमें श्रोता, दर्शक या पाठक ही सक्रिय होता है। इनमें इन सीखने वालों का सिखाने वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण इनको निष्क्रिय कहा जाता है। इन अभिकरणों ने रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि आते हैं। आगे देखते हैं व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक वर्गीकरण। ब्राउन महोदय कहते हैं कि शिक्षा के अभिकरणों को औपचारिक या सविधिक या अनौपचारिक या अविधिक या सहज व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक में हम बांट सकते हैं। व्यावसायिक अभिकरणों का उद्देश्य व्यावसायिक होता है। इनमें शैक्षिक कार्यक्रम निश्चित दृष्टिकोण से आयोजित किए जाते हैं। इनमें प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, पत्र, पत्रिकाएं, नाटक आदि को स्थान प्राप्त है। अव्यावसायिक अभिकरण का उद्देश्य ना तो व्यावसायिक होता है और न ही इनका शिक्षा के लिए आयोजन किया जाता है। इनका उद्देश्य समाज हित या समाज सेवा का होता है। इनमें खेल, क्लब, कल्याण, समाज कल्याण
प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र स्काउटिंग, गर्ल गाइड संगठन आदि आते हैं। यह अभिकरण अपने कार्यक्रमों में भाग लेने वालों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं, साथ ही उनके सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करते हैं। औपचारिक तथा अनौपचारिक अभिकरण। शिक्षा के औपचारिक या सविधिक अभिकरण एक निश्चित योजना के अनुसार होते हैं। इनका प्रयोग बालक के आचरण को रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। इनके निश्चित नियम होते हैं और उनकी देखभाल विशिष्ट व्यक्ति द्वारा की जाती है। डीयू महोदय ने कहा है कि शिक्षा के औपचारिक अभिकरणों को शिक्षा की समभिप्राय विधियां कहा जा सकता है। इनके अंतर्गत विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यहाँ तक हमने वर्गीकरण को समझा। अब देखते हैं शिक्षा का औपचारिक अभिकरण क्या है। विद्यालय तो स्कूल शिक्षा की उत्पत्ति शब्द स्कूल या स्कूलक से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है लेक्चर, अवकाश। इस प्रकार स्कूल का अभिप्राय उस स्थान से है जहां अवकाश के समय में एकत्रित होकर कार्य किया जाता है, परंतु धीरे धीरे इस अवधारणा में परिवर्तन होता गया। इसके परिवर्तित रूपों को अगर हम देखें तो वे इस प्रकार है। सूचना बेचने वाले केंद्रों के रूप में, एक उद्यान के रूप में, एक राज्य के रूप में, एक समुदाय के रूप में, सरस्वती माँ के मंदिर के रूप में, उपचार केंद्रों के रूप में हम इन्हें जानते हैं। परंतु स्कूल को उक्त से समन्वित रूप में देखा जाना चाहिए। एक अच्छा विद्यालय, एक सुखी परिवार, एक पवित्र मंदिर, एक सामुदायिक केंद्र, लघु रूप में एक राज्य तथा मनमोहक वृंदावन होना चाहिए। ऐसा विद्यालय ही छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर सकता है। आगे देखते हैं घर या परिवार को शिक्षा के अभिकरण के रूप में हम किस प्रकार से देख सकते हैं। पारस्परिक दृष्टि से घर या परिवार को शिक्षा के अनौपचारिक एवं सक्रिय साधन के रूप में देखा गया है, परंतु समय के बदलाव के साथ साथ इसके स्वरूप एवं कार्यों में भी बदलाव आया। शिक्षा के साधन के रूप में परिवार का दोहरा दायित्व होता है। प्रथम व्यक्ति के प्रति तथा द्वितीय समाज के प्रति, व्यक्ति के प्रति उसका प्रमुख दायित्व बच्चे के समाजीकरण करना, और यह भी एक दायित्व है। साथ ही उसके विकास तथा संरक्षण के लिए कार्य करना। ऐसा वह हस्तांतरण तथा प्रभाव डालकर करता है कि समाज के अंग के रूप में परिवार अपने सदस्यों के लिए शिक्षा की मांग करता है। इसके लिए वह विद्यालय आदि संस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसे और आगे समझते हैं। पारिवारिक शिक्षा का प्रारंभ एक प्रकार से बच्चे के जन्म के पूर्व से ही हो जाता है। इस प्रकार परिवार का प्रमुख कार्य भावी जीवन की आधारशिला का निर्माण करता है। अतः पारिवारिक शिक्षा के कार्य बहुआयामी होते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण हम आगे देखते हैं। अगर हम इसे संक्षिप्त रूप में देखें तो हम पाते हैं कि सीखने का प्रथम स्थान घर या परिवार प्रथम स्थान सीखने का होता है, जहाँ बालक बहुत सी बातें सीखता है। रमन महोदय कहते हैं, सामान्य रूप से घर ही वह स्थान है जहाँ बालक अपनी माँ से चलना, बोलना, मैं और तुम में अंतर करना और अपने चारों ओर की वस्तुओं के सभी गुणों को सीखता है। नैतिक व सामाजिक प्रशिक्षण। परिवार नैतिक और सामाजिक प्रशिक्षण का सबसे मुख्य स्थान है। पहले बच्चा भाषा सीखता है, फिर वह भाषा के माध्यम से नैतिक और सामाजिक नियमों को सीखता है। वह परिवार के ढंगों, व्यवहारों और परंपराओं को अपनाता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, वैसे वैसे वह अधिक उत्तम नैतिक और सामाजिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है। आगे देखते हैं दूसरों के साथ अनुकूलन। बालक घर में ही दूसरों से अनुकूलन करने का पहला पाठ सीखता है। वह परिवार के विभिन्न सदस्यों को एक दूसरे से मेल रखते हुए देखता है। इसका उस पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और वह भी वैसा ही करने का प्रयास करता है। सामाजिक व्यवहार के आधार पर हम देखेंगे कि बालक परिवार के सामाजिक जीवन से
जो अनुभव प्राप्त करता है वही भविष्य में उसके सामाजिक व्यवहार का आधार होता है। बचपन में ही वह संघर्ष या सहयोग, भक्ति या भक्तिहीनता के प्रति कुछ प्रवृत्तियों को अपनाता है। जब वह समाज में अपना स्थान प्राप्त करता है तब वह उन्हें अपने कार्यों द्वारा व्यक्त करता है। आगे देखते हैं, मूल्यों व आदर्शों का विकास। घर का प्रभाव बालक में कुछ मूल्यों और आदर्शों का विकास करना होता है। वह अपने पिता से न्याय, माता से प्रेम और भाई बहनों से भातृत्व की भावना सीखता है। घर में ही बालक सहायता, सहानुभूति, क्षमा, सच्चाई, परिश्रम और उदारता के आदर्शों को देखता है। वह इन मूल्यों और आदर्शों में कुछ को अपने भावी जीवन में अपनाता है। आगे देखेंगे, आदतों का निर्माण किस प्रकार से होता है। बालक में अच्छी या बुरी आदतें घर में ही पड़ती है। वह अपने परिवार के सदस्यों को कुछ आदतों को देखता है और अनजाने ही उनका ग्रहण कर लेता है। बुरी आदतें दूध के रोगों के समान होती है। अतः आवश्यक है कि माता पिता अच्छी आदतों के उदाहरण ही अपने बच्चों के सामने रखें। आगे देखते हैं, पसंदों व रुचियों का विकास। परिवार में ही बालक की पसंदों और रुचियों का विकास होता है। यदि वह अपने घर में सदैव सुंदर और आकर्षक वस्तुएं देखता है तो उसे निश्चित रूप से ऐसी वस्तुओं में रुचि होती है। वह उन वस्तुओं को पसंद व नापसंद करने लगता है जिन्हें परिवार में पसंद या नापसंद किया जाता है। मानसिक व भावनात्मक प्रवृत्तियों का निर्माण। घर का वातावरण बालक के मानसिक और भावनात्मक प्रवृत्तियों का निर्माण करता है। उदाहरण, जिस बालक का पालन पोषण संगीतकारों के परिवार में होता है उसमें संगीत के प्रति मानसिक और भावनात्मक प्रवृत्तियां पाई जाती है या उस पाई जाने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि मिलती है। आगे देखते हैं, व्यक्तित्व का विकास। बालक के व्यक्तित्व का विकास घर में ही होता है। उसके प्रति उसकी माँ का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण रूप से व्यक्तिक होता है। वह चाहती है कि उसका पुत्र सब बातों में अन्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हो। वह और परिवार के अन्य सदस्य उनकी व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हैं और उसे विकसित करने के लिए सभी प्रकार के अवसर देते हैं। प्रेम की शिक्षा। माँ केवल बालक से प्रेम ही नहीं करती बल्कि उसे प्रेम की शिक्षा भी देती है। माँ के अलावा परिवार के दूसरे सदस्य भी बालक को प्रेम की शिक्षा देते हैं। परिणामतः बालक परिवार, समाज, देश और विश्व से प्रेम करने लगता है। आगे हम देखेंगे, बालक की शिक्षा में समुदाय का महत्व। विद्यालय परिवार के समान समुदाय भी व्यक्ति के व्यवहार में इस प्रकार रूपांतरण करता है जिससे वह समूह के कार्यों में सक्रिय भाग ले सके जिसका कि वह सदस्य है। हम प्रायः सुनते हैं कि बालक वैसा ही बनता है जैसा कि समुदाय के बड़े लोग उसको बनाते हैं। यह सत्य है कि समुदाय बालक के व्यक्तित्व के विकास पर बहुत प्रभाव डालता है। वास्तव में समुदाय बालक की शिक्षा को प्रारंभ से ही प्रभावित करता है। बालक का विकास न केवल घर के संकुचित वातावरण में वरन समुदाय के विस्तृत वातावरण में ही होता है। समुदाय अप्रत्यक्ष किंतु प्रभावपूर्ण ढंग से बालक की आदतों, विचारों और स्वभाव को मोड़ता है। उनकी संस्कृति, रहन सहन, बोलचाल आदि अनेक बातों पर उसकी समुदाय की छाप होती है। समुदाय का वातावरण बालक की अनुकरण की जन्मजात प्रवृत्ति एवं विशेष प्रवृत्ति पर विशेष प्रभाव डालता है। वह उन व्यक्तियों के ढंगों का अनुकरण करता है जिनको वह देखता है। उदाहरण में हम देखते हैं, यदि वह संगीतज्ञों के साथ रहता है तो उनकी संगीत कुशलता से प्रभावित होता है और उसमें संगीत के लिए रुचि उत्पन्न होती है। बच्चे अपने समुदाय के ढंग को अपनाते हैं, इसलिए उनकी बोलचाल, दृष्टिकोण और व्यवहार में अंतर होता है। अतः यह कहना अनुचित न होगा कि परिवार और विद्यालय के समान समुदाय ही शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। विलियम ईगर का कथन है कि मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है, इसलिए उनमें वर्षों के अनुभव से सीख लिया है।
व्यक्तिगत और सामूहिक क्रियाओं का विकास समुदाय द्वारा ही सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है। अब देखेंगे बालक पर समुदाय के शैक्षिक प्रभाव। इसको कुछ पॉइंट में हम समझेंगे फिर से। सामाजिक प्रभाव, बालक पर समुदाय का सीधा सामाजिक प्रभाव पड़ता है। समुदाय ही उसकी सभ्यता और सामाजिक प्रगति का मुख्य आधार होता है। बालक अनौपचारिक रूप से देखता है कि सभी व्यक्ति अपने समुदाय की उन्नति के लिए कार्य करते हैं और यदि उनमें से कुछ ऐसा नहीं करते हैं तो समुदाय की प्रगति रुक जाती है। तो समुदाय में समय समय पर मेले, उत्सव, सामाजिक सम्मेलन, धार्मिक कार्य आदि होते रहते हैं। तो बालक इनमें भाग लेकर सामाजिक जीवन और सामाजिक सेवा का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। समुदाय में ही रहकर बालक अधिकार और स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझता है। वह जान जाता है कि अधिकारों के साथ कर्तव्य और स्वतंत्रता के साथ अनुशासन आवश्यक है। अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो समुदाय व्यक्ति में नागरिक गुणों का विकास करता है और सेवा, त्याग और सहयोग की भावनाएं उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव में हम देखते हैं कि समुदाय का राजनीतिक प्रभाव बालक के राजनीतिक विचारों को निश्चित रूप से देता है। उदाहरण देखते हैं। अमेरिका के निवासी लोकतंत्रीय विचारों और आदर्शों का समर्थन करते हैं और रूस के लोग साम्यवादी विचारों और सिद्धांतों को पसंद करते हैं। तो दोनों देशों के निवासी एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका प्रभाव पड़ता है। अब हम देख रहे हैं आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में क्या हम देख सकते हैं। समुदाय का आर्थिक प्रभाव व्यवसाय में दिखाई देता है। बालक अपने समुदाय में व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों में लगा हुआ देखता है। फलतः उनमें से किसी में उसकी रुचि अधिक होती है और वह उसे सीखने के लिए उत्सुक हो जाता है। कभी कभी वह अपने माता पिता या संबंधियों को उनके व्यवसाय में सहायता देता है। आज के ग्रामीण समुदाय में यह बात देखी जाती है कि वहाँ बालक कृषि, बढ़ाईगिरी या समुदाय के लिए और कोई हितकर कार्य करता है। यदि वह कोई ऐसा व्यवसाय करता है जो समुदाय नहीं चाहता है तो उसे समुदाय से निकाल दिया जाता है। वह उसका सदस्य फिर तभी हो पाता है जब वह उस व्यवसाय को छोड़ देता है और समुदाय द्वारा दिए गए दंड को स्वीकार करता है। आज भी भारतीय समाज में यह बात पाई जाती है कि इस प्रकार कह सकते हैं कि समुदाय बालक को चुनने की क्रिया को भी प्रभावित करता है। सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव में हम देखते हैं कि प्रत्येक समुदाय की अपनी संस्कृति होती है। यह अपने सदस्यों पर उसकी छाप लगाने और उनको उससे पूर्ण रूप से परिचित करने या कराने का प्रयास करता है। बालक अपने से बड़े लोगों को अपनी संस्कृति का सम्मान और संरक्षण करते हुए देखता है, अतः वह स्वयं भी वैसा ही करने लगता है। हम व्यक्तियों की भाषा और समुदाय के प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं। बालक समुदाय में अनजाने ही बोल चाल और भाषा और शब्दावली का ज्ञान प्राप्त करता है। यही कारण है कि एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के व्यक्तियों से बोलचाल, भाषा और उच्चारण में भिन्न होते हैं। आप इस अंतर को ग्रामीण और शहरी समुदाय के बच्चों में सरलतापूर्वक देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे सांप्रदायिक प्रभाव। समुदाय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव का शैक्षिक महत्व तो है ही, पर समुदाय पर शैक्षिक प्रभाव भी कम महत्व नहीं रखता। यह प्रभाव समुदाय के विद्यालयों द्वारा डाला जाता है। बहुत से समुदाय अपनी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करते हैं। इन संस्थाओं के अपने स्वयं के लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। वे इनके अनुसार बालकों को अपने समुदायों की सेवा और कल्याण के लिए प्रशिक्षित करते हैं। शिक्षा में समुदाय का दायित्व क्या होता है, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। शिक्षा में समुदाय का क्या दायित्व है, इसके बारे में क्रोवाक्रोन महोदय कहते हैं कि समुदाय बिना कुछ किए किसी बात की आशा नहीं कर सकता। यदि समुदाय चाहता है उसके नवयुवक उसकी अच्छी प्रकार सेवा करे तो उसे उन सब शैक्षिक लाभों को जुटाना चाहिए जिनकी नवयुवकों को आवश्यकता है।
भारतीय समुदाय ने शिक्षा के प्रति अपना उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया है, फिर भी अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना शेष है। इसके लिए कुछ उपाय अपनाए गए हैं। उन उपायों को हम जानते हैं कुछ पॉइंट्स के द्वारा। शिक्षा पर नियंत्रण। भारतीय नेता इस बात से सहमत होते हैं कि आज भी भारतीय विद्यालय अपने उद्देश्य और विधियों में लोकतांत्रिक आदर्शों को अपनाए हैं। अतः यह आवश्यक है कि समुदाय से अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले विद्यालय इन्हीं आदर्शों के आधार पर शिक्षा का कार्य करें। यह तभी हो सकता है जब समुदाय के नेता विद्यालय के आधारभूत पाठ्यक्रमों और साधारण संगठन की रूपरेखा निश्चित करें। आगे देखते हैं विद्यालयों पर नियंत्रण। समुदाय के जीवन और प्रगति पर शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधकों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। समुदाय विद्यालय को अच्छी तरह चलाने के लिए ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करे जो समुदाय के हित को ध्यान में रखकर विद्यालय का संचालन करने में कुशल हो। हावर्ड का कथन है, विद्यालय समाज के चरित्र को सुधार करने का साधन है। यह सुधार सामाजिक उन्नति की दिशा में है या नहीं, यह विद्यालय के संचालकों और विचारकों और आदर्शों पर निर्भर करता है। नागरिकों व विद्यालय नेताओं में सहयोग डालता है। समुदाय द्वारा विद्यालयों को आर्थिक सहायता देना और उन पर नियंत्रण रखना काफी नहीं है। इसके साथ साथ नागरिकों और विद्यालय नेताओं में सहयोग होना भी आवश्यक है। शिक्षा के अनौपचारिक साधनों की व्यवस्था। बालक की शिक्षा जितनी विद्यालय के अंदर होती है उतनी ही उसके बाहर भी होती है। अतः यह आवश्यक है कि समुदाय बालकों के लिए शिक्षा के अनौपचारिक साधनों की व्यवस्था करे। इस दृष्टिकोण से अजायब घरों, चित्रशालाओं, पुस्तकालय और संगीत तथा अभिनय केंद्रों की स्थापना भी की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त समुदाय द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों और संगठनों तथा विभागों द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाना चाहिए। साथ ही बालकों को विभिन्न प्रकार की पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों को पढ़ने के अवसर भी दिए जाने चाहिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ आप लोगों को शिक्षा के अभिकरण समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।